गुड मॉर्निंग इंडिया। सुपर एलेक्स। जैसा कि अभी एमडी सर का लाइव सेशन चल रहा था, सभी लोग एमडी सर को सुन रहे थे। मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा समय लीजिए, आप लोग आराम से धीरे धीरे कनेक्ट हों, फिर हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। पुष्कर जी जुड़ चुके हैं, सुपर एलेक्स सर, जक्की खान जी सुपर एलेक्स, दीपक वत्सी सुपर एलेक्स, ऋषभ साहू जी, उदय मेचू जी सुपर एलेक्स, अमरनाथ झा सुपर एलेक्स सर। एक बार जानना चाहूँगा किसी भी लीडर से कि एक बार थोड़ा संकेत दें, क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है, आप मेरी आवाज़ को प्रॉपरली सुन पा रहे हैं क्या? एक बार मैं जानना चाहूँगा किसी से भी। जक्की खान जी, सुरेश चौधरी जी, एमडी फारूक सर वेलकम सर, अरविंद सिंगरोवा डॉक्टर साहब वेलकम, अमरनाथ झा जी, डॉक्टर पंकज चौधरी, ऋषु कुमार जी सुपर एलेक्स सर, ओम प्रकाश जी वेलकम सुपर एलेक्स, ज्ञानेश कुमार जी सुपर एलेक्स सर, बसंत कुमार जी वेलकम सुपर एलेक्स। सर कोई भी एक लीडर थोड़ा संकेत दे कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। प्रीतम पांडे जी, संजीव आनंद जी वेलकम सर सुपर एलेक्स। सुरेश चौधरी जी वेलकम सर, हनीवालिया जी वेलकम सर सुपर एलेक्स। प्रीतम पांडे जी ठीक हूँ सर, बढ़िया, बिल्कुल आपके सामने हूँ, सुरक्षित। प्रीति जी, ऋषभ साहू जी, प्रदीप चौधरी जी वेलकम सर सुपर एलेक्स। थैंक यू अरविंद जी। कोदार लाल जी वेलकम सर, गोकुल नंदा प्रधान, नरेंद्र जी, रामनिवास नरोडिया जी वेलकम सर सुपर एलेक्स। अभी जो है लगभग 12:01-2 हो चुके हैं, एग्जैक्ट 12:05 में हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। आदम अली सिद्दीकी जी वेलकम सर सुपर एलेक्स, संजीव मीणा जी वेलकम सर सुपर एलेक्स। धीरे धीरे लीडर्स कनेक्ट हो रहे हैं। एमएलएम लीडर वेलकम सर, जया डावर जी सुपर एलेक्स मैम, बाबूलाल वर्मा जी सुपर एलेक्स, संजय जांगड़ा सर वेलकम सर सुपर एलेक्स, संजय जाधव जी वेलकम सर। अपनी बातचीत को शुरू करूं तो एक सूचना आपको दे देना चाहूँगा कि आज दोपहर 2 बजे जो सेशन रहता है डॉक्टर जया डावर जी का, पाडी सर वेलकम सर सुपर एलेक्स, उपेंद्र राय जी वेलकम, आदम अली सिद्दीकी जी, अरविंद पाठक सर वेलकम सर सुपर एलेक्स। तो मैं बात कर रहा था कि 2 बजे जो सेशन रहता है जया डावर जी का, वो जो है आज नहीं रहेगा, कल से कंटिन्यू जारी रहेगा। आज 2 बजे वो सेशन उपलब्ध नहीं रहेगा क्योंकि सुबह से आप लोग जो है लाइव सेशंस देख रहे हैं और डाटा को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उस के मद्देनज़र जो है 2 बजे का सेशन जो है वो आज नहीं रहेगा, कल से वो लगातार जारी रहेगा जया डावर जी का। एमडी माता दिन जी, संदीप कुमार सर वेलकम सुपर एलेक्स। धीरे धीरे लीडर्स कनेक्ट हो रहे हैं। हम 12:05 पर अपनी बातचीत शुरू करेंगे। विनोद शर्मा जी वेलकम सर सुपर एलेक्स, दीक्षांत सरकार जी वेलकम सर सुपर एलेक्स, अरविंद पाठक सर एक्सीलेंट मैनेजमेंट थैंक यू सर। धीरे धीरे लीडर्स कनेक्ट हो रहे हैं। हम एग्जैक्ट 12:05 पर अपनी बातचीत शुरू करेंगे और जैसा कि हमारा लगातार क्रम चलता आ रहा है, 28 मार्च से लगातार कोई ना कोई लीडर आपसे कनेक्टेड रहता है और उसी संदर्भ में आज दोबारा एक बार मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है कि मैं आपसे बातचीत करूं। रोहित जांगड़ा जी, भाई साहब कैसे हैं, नमस्कार। तो इसी क्रम को मैं जारी रखते हुए आज मैं आपके साथ कुछ देर बातचीत करूंगा और लगभग रोज़ाना 12 बजे हमारा और आपका जो है ये सफ़र जारी रहेगा, हमारी बातचीत जारी रहेगी। मैं अलग अलग विषय के ऊपर जो मैंने कलेक्ट किए हैं लगातार 14 अप्रैल से अब तक, मैं बहुत अच्छे अच्छे लीडर से बहुत कुछ सीखा हूं और वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा आने वाले आगे के जो हमारे सेशन रहेंगे उसके अंदर। अरविंद राणा जी वेलकम सर सुपर एलेक्स। तो एग्जैक्ट 12 बजे रोज़ाना हमारी बातचीत जारी रहेगी और अलग अलग विषय के ऊपर हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने इस दौरान जो है मेरे को दिए हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स जो है मैंने लर्न किए हैं इन सेशंस के दौरान। जो 14 तारीख से लगातार मैं अलग अलग लीडर्स को सुन रहा हूँ, अच्छे अच्छे लीडर्स से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे सुबह से लेकर शाम तक मैं अप्रोक्सीमेटली जितने लाइव सेशन रहते हैं उनको मैं सुनता हूं और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है और वो सीख के मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। शरणजीत जी, नरेश कुमार जी, पीएम राज जी वेलकम सर सुपर एलेक्स। तो जो भी मैंने इस दौरान सीखा है वो बातचीत मैं आपके साथ करूँगा और अपनी बातचीत में शुरू करूँ उससे पहले फिर एक बार आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता जो मेरी अपनी है। मैं अलग अलग लीडर्स से सीखता हूँ, सीनियर से सीखता हूँ, एमडी सर से सीखता हूँ और बहुत सारे अच्छे डायरेक्ट सेलर जिन्होंने
अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है किसी भी कंसेप्ट में, उनको सुन सुन के मैं सीखता हूँ और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कोई भी मेरी ऐसी बात नहीं है जो मैं पर्सनली आपके ऊपर थोप रहा हूँ। ये वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में, अच्छे अच्छे लीडर्स से, सीनियर्स से और अपनी टीम से। वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उमेद सिंह जी, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। तो बातचीत को शुरू करेंगे। जैसा कि 12:05 लगभग हमारा समय हो चुका है, तो अपनी बातचीत में शुरू करूंगा। आज एक क्वेश्चन से बार बार जो पूछा जा रहा है, अलग अलग लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न में है, बूस्टर रॉयल्टी। जैसा कि एमडी सर ने भी अभी अपने सेशन में बताया था कि माइक्रो बूस्टर को जो है हमने 10 दिन के टाइम पीरियड के अनुसार जो है क्लोजिंग शुरू की गई कि हर 10 दिन में जो है माइक्रो बूस्टर की क्लोजिंग होगी। जैसा कि एक 31 मार्च को हुई, उसके बाद 10 अप्रैल को हुई, फिर 20 अप्रैल को हुई और अभी क्लोजिंग के ऊपर चौथी क्लोजिंग होगी माइक्रो बूस्टर की। लेकिन कुछ संशय है कुछ लोगों को माइक्रो बूस्टर को लेकर कि जैसे एक प्रश्न आ रहा है कि सर, एक उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूं कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने न तो 10 तारीख तक माइक्रो की, न 20 तक माइक्रो की, और अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति की टीम 4 टीमें हैं और 4 टीमों से जो है मान लेते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम आया हुआ है 1500 बिजनेस वॉल्यूम, और आपकी पर्सनल आईडी पे भी मान लेते हैं 1500 बिजनेस वॉल्यूम। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। कि मान लेते हैं आपकी 4 टीमों से 1500 बिजनेस वॉल्यूम आज की डेट तक आया हुआ है, और 1500 बिजनेस वॉल्यूम मान लेते हैं आपकी पर्सनल आईडी के ऊपर, यानी कि 4 टीमों से 15-15 और पर्सनल आईडी पे 1500 बिजनेस वॉल्यूम है। और यदि आप माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी करना चाहते हैं तो केवल 500 बिजनेस वॉल्यूम और आप करते हैं चारों टीमों से और पर्सनल आईडी पे 500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो भी आपकी क्लोजिंग के ऊपर माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी मानी जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी 4 टीमों में कितना भी बिजनेस वॉल्यूम है आज तक और आपकी पर्सनल आईडी पे जो भी है उसमें जो 2000 से कम पड़ता है, मान लेते हैं एक टीम में 1800 बिजनेस वॉल्यूम है, 1100 बिजनेस वॉल्यूम है, 1100 बिजनेस वॉल्यूम है तो उसमें 900 बिजनेस वॉल्यूम और चाहिए आपको। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, यानी कि चारों टीमों में 2000 से कम जितना भी बिजनेस वॉल्यूम अभी है उसको आप कंप्लीट करके और पर्सनल आईडी पे 2000 बिजनेस वॉल्यूम करके माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी अभी भी आप कर सकते हैं। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी जो है हर 10 दिन में क्लोजिंग की गई है माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी की। तो कोई वंचित रह गया है, 10 तक नहीं कर पाया, 20 तक नहीं कर पाया, उसमें कुछ बिजनेस वॉल्यूम की कमी है, किसी टीम में हो सकती है, आपकी पर्सनल आईडी पे हो सकती है, तो उसको आप अभी भी कंप्लीट करके जो है माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी को अचीव कर सकते हैं। तो अब हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जितने भी लोगों को था क्लियर हो गया है, और फिर भी कुछ लोग जो अभी लाइव देख रहे हैं, कुछ अभी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि सुबह से जो है वो लाइव सेशन लगातार देख रहे हैं, जिसकी वजह से डाटा को लेकर इशू हो सकता है। तो जितने लीडर मेरे को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम में इस मैसेज को कन्वे करें, इसको क्लियर करें कि माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी किसी कारणवश कोई 10 तारीख तक, 20 तारीख तक नहीं कर पाया है, तो अभी भी उसमें जितने बिजनेस वॉल्यूम की कमी है उसको पूरा करके माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी को अचीव कर सकता है। यानी कि उसकी माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी में जो भी बिजनेस वॉल्यूम कम पड़ रहा है वो अब क्लोजिंग तक भी अगर वो करता है तो वो माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी क्वालिफाई माना जाएगा। तो आज की हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। आज जो है मैं कुछ 2-4 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मैंने 14 तारीख से लेकर अब तक अलग अलग लीडर्स को सुना, बहुत अच्छा मुझे लगा, उनसे मैंने उन चीज़ों को निकाला, कुछ थोड़ा सा और उनके ऊपर स्टडी किया और फिर मैं आपसे बातचीत करने के लिए आज हाजिर हो गया हूँ। तो बातचीत शुरू करेंगे। 2-4 टॉपिक जिनके ऊपर मैं बात करूंगा कि पहला टॉपिक है कि सपने में और खरीदे हुए सपने में क्या अंतर है। यानी कि किराए का सपना होता है और एक खुद का सपना होता है। अब किराए के सपने में और खुद के सपने में क्या अंतर है उसके ऊपर बात करूंगा मैं आज आपसे। दूसरा विषय जो मेरा रहेगा वो रहेगा कि आत्मविश्वास और अहंकार, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों में मतलब दूरियां बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं जब तरीके से हम इनको समझेंगे। तो दूसरा जो टॉपिक रहेगा मेरा रहेगा कि आत्मविश्वास और अहंकार में क्या अंतर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा जो रहेगा लक और प्रैक्टिस, भाग्य, कि मेरी किस्मत में नहीं लिखा, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द कई लोग प्रयोग करते हैं। तो किस्मत में यानी कि लक में और आपकी प्रैक्टिस में यानी कि आपके टैलेंट में या आपकी वर्किंग में क्या फ़र्क है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और चौथा जो टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूँगा वो बात करूँगा विश और विल। यानी कि एक तो होता है कि आपकी इच्छा है और एक होता है इरादा है। इच्छा और इरादे में कितना फ़र्क है इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले अपने पहले टॉपिक के ऊपर आपसे बातचीत शुरू करूंगा। और जहाँ तक मैं समझता हूं कि जितने लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट होने थे वो हो चुके हैं, तो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहली चीज़ जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ड्रीम यानी कि सपना और किराए का सपना, इसमें क्या फ़र्क है। मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ तक मैं बड़े बड़े लीडर्स के संपर्क में आया, उनसे मैंने जाना है
कि मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने सपनों के साथ डायरेक्ट सेलिंग में एंटर नहीं करते, किराए के सपनों के साथ डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करते हैं। अब पहले अंतर समझते हैं कि अपने सपने में और किराए के सपने में क्या अंतर है। एक सपना कोई भी व्यक्ति देखता है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका सपना जो है दो चीज़ों को लेकर बनता है। पहला सपना उसका जो ड्रीम वो देखता है वो दो चीज़ों को लेकर बनता है कि एक उसकी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या, और उस समस्या के साथ जुड़े होते हैं इसके इमोशंस। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक व्यक्ति है, उसके ऊपर एक परिवार की जिम्मेवारी है, 2 4 5 लोग उसके परिवार में हैं, उनको संभालना, उनका अच्छे से पालन पोषण करना, ये एक जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी ही जब निर्वाह नहीं हो पाती तो वो समस्या होती है, और उस समस्या को फिर इमोशंस के साथ जोड़ दिया जाए कि यस, मुझे जो है एक मेरा दायित्व बनता है, एक मेरी नैतिकता बनती है कि मेरे फैमिली के जो सदस्य हैं उनको लेकर जो भी ज़रूरतें हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूरा करूं। और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर यानी कि प्रॉब्लम और इमोशन, इन दोनों को मिलाकर एक सपना बनता है। और सपना हो सकता है किसी का 20,000 का हो सकता है कि 20,000 रुपये आ जाए तो मैं मेरी फैमिली को अच्छे से चलाऊं, किसी का 40,000 का हो सकता है, किसी का 1 लाख का हो सकता है, किसी का सपना एक अच्छे घर का हो सकता है, किसी का सपना एक अच्छी गाड़ी का हो सकता है। वो सपना खुद का है, यानी कि जो उसके प्रॉब्लम और इमोशन को मिला के बनता है वो सपना एक व्यक्ति का व्यक्तिगत ड्रीम है, उसको हम बोल सकते हैं सपना है। जैसे मैं सोच के चलूँ कि मेरा एक सपना है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, मेरे बच्चों को जो है एक अच्छी लाइफस्टाइल में दे सकूं, ऐसा मेरा सपना है। इस सपने में मेरी प्रॉब्लम्स भी हैं कि यानी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, प्लस मेरे इमोशंस भी हैं। प्रॉब्लम्स और इमोशंस को मिला के जो बनता है वो आपका सपना है। अब किराए का सपना क्या होता है उसको समझते हैं। किराए का सपना ये होता है कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करता है और पहले दिन वो किसी एक लीडर से टकराता है, और उस लीडर के पास एक अच्छी गाड़ी है, अच्छे सूट बूट उसने लगा रखा है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, और उसको देखते ही एक व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि मेरे को इस जैसा बनना है, मेरे पास जो एक बहुत अच्छी गाड़ी जो इसके पास है ऐसी एक गाड़ी मुझे लेनी है, इसी की तरह जो है सूट बूटेड जो है लाइफस्टाइल मेरा होना चाहिए। यानी कि उसको देखकर अपना एक ड्रीम तैयार करता है। अब यहाँ पे उसका खुद का सपना नहीं है, ये किराए पे लिया गया सपना है। यानी कि उसको देख के इंटरनली वो मोटिवेट हुआ और उसने एक टारगेट बनाया दिमाग में कि मेरे को इस जैसा बनना है। ये किराए का सपना है, ये उसका खुद का सपना नहीं है। और मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका खुद का कोई सपना नहीं होता। ज़्यादातर लोग, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 90% लोग जो है किराए के सपनों के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करते हैं, और इसलिए कभी भी वो पूरे नहीं हो पाते क्योंकि किराए का जो सपना है उसके प्रति कभी आदमी सीरियस नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा एक तरीके से इस चीज़ को समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके पास 7 सीटर गाड़ी है और मेरे घर में 4 सदस्य हैं, तो मेरे 4 सीटर गाड़ी से काम चल सकता है। लेकिन मैं 7 सीटर गाड़ी का ड्रीम ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वो मैंने दूसरे के पास देखी है। इसमें मेरा पर्सनल जो है कोई प्रॉब्लम या कोई इमोशन अटैच नहीं है, और जब तक मेरी प्रॉब्लम या इमोशन अटैच नहीं है कभी भी मैं इस सपने को सीरियसली नहीं ले सकता। अब सीरियसली कब लेता है आदमी? जब चीज़ उसकी खुद की हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पड़ोसी का बच्चा बीमार है और आपको पता चला कि पड़ोसी का बच्चा बीमार है, तो शायद एक बार आप थोड़ा सा सोचेंगे और फिर उस बात को भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन के ऊपर जाते हैं कि मान लेते हैं आपका बच्चा बीमार है, और जैसे आपको पता चलता है आपका बच्चा बीमार है तो तुरंत जो है आप उन चीज़ों में लग जाते हैं जिनसे आसानी से उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया जा सके। यानी कि आप सीरियसली एक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अब आपका बच्चा बीमार है, और पहले वाले केस में पड़ोसी का बच्चा बीमार था, आपके नेबर का बच्चा बीमार था, तो वो आपके लिए इतना सीरियस मैटर नहीं था जितना सीरियस मैटर अब है, क्योंकि अब आपका बच्चा बीमार है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि सीरियस क्यों होता है आदमी, किस चीज़ को लेकर होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है और आपकी गाड़ी की हर महीने EMI आती है, तो आप उस EMI को लेकर सीरियस हैं। लेकिन आपके पड़ोसी को कितनी EMI भरनी पड़ती है, शायद उनको लेकर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। यानी कि ड्रीम और हायर ड्रीम में बहुत बड़ा फर्क है, और मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो हायर ड्रीम के ऊपर काम करते हैं, किराए के सपनों के ऊपर काम करते हैं, अपने खुद के सपनों को लेके नहीं चलते, अपने खुद के ड्रीम्स नहीं बनाते। वो अपने आप को एनालाइज करें। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं तो पहले आप अपनी प्रायोरिटीज रखें, आपके अपने ड्रीम रखें, आपको क्या चाहिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, उस समाधान तक जाने के लिए आप ट्राई करेंगे तो जो है अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, और तभी आगे आगे नए टारगेट्स को निर्धारित कर पाएंगे। तो मेरी नए डायरेक्ट सेलर्स जो आते हैं, नए नेटवर्किंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंट्री करते हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप सभी लीडर्स के थ्रू कि वो अपने सपने बनाएं,
अपने इमोशंस को प्रेजेंट करें, अपने आप को अपने सामने रखें और फिर एक टारगेट लें कि मुझे क्या लेना है, क्या चाहिए, और उसके लिए जब आप काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे परिणाम बहुत अच्छे निकल के आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए, अपने सपनों के लिए काम करता है तो कभी भी फेल नहीं होता। दूसरों के किराए पर लिए गए सपनों को लेकर एक व्यक्ति ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि उनको लेकर वो कभी सीरियस नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें कि अपने खुद के ड्रीम्स पे काम करें, हायर ना करें ड्रीम्स को, कौन क्या है उसको ना देखें। आप ये देखें कि आपको क्या चाहिए, आप ये देखें कि आपकी आवश्यकता क्या है, आप ये देखें कि आपके इमोशंस कहाँ तक आपको होल्ड करके रखते हैं। उन चीज़ों के ऊपर जब आप काम करेंगे तो सीरियसली आपसे वर्किंग हो पाएगी और उसके रिजल्ट्स आप निकाल पाएंगे। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, आत्मविश्वास और अहंकार। आत्मविश्वास एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आत्मविश्वासी होना चाहिए। किसी के पास डायरेक्ट सेलिंग का 6 साल का अनुभव है, किसी के पास 10 साल का अनुभव है, किसी के पास 15 साल का है, किसी के पास 20 साल का है, किसी के पास हो सकता है 2 साल का, और कोई ऐसा भी हो सकता है अभी 3-6 महीने का उसके पास एक एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस नो डाउट एक आत्मविश्वास बनाता है, एक आपके अंदर इंटरनल एक एनर्जी क्रिएट करता है, और वो आत्मविश्वास आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी टीम को भी बहुत काम आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आत्मविश्वास आपके मनोबल को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में आपकी टीम को भी गाइड करेगा। लेकिन वो तब तक गाइड करेगा जब तक वो सिर्फ आत्मविश्वास के तौर पर आपके अंदर रहेगा, जब तक वो एक माप है, एक पैमाना है, उस पैमाने तक वो आपके अंदर रहेगा, तभी उसके ऊपर वर्किंग हो सकती है। लेकिन ये आत्मविश्वास बहुत जल्दी अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि मेरा पर्सनल इसमें कोई व्यू नहीं है, मैं अलग अलग लीडर्स को सुनता हूं, सीनियर्स को सुनता हूं और नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत धुरंधर खिलाड़ियों को सुनता हूं, उनसे जो चीज़ें सीखता हूं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आत्मविश्वास अहंकार में बदलते हुए देर नहीं लगती। अहंकार में जब ये बदल जाता है तो बहुत घातक सिद्ध हो जाता है, और इसकी घातकता का मैं सिर्फ एक चीज़ से आपको थोड़ा संकेत देना चाहूँगा कि अहंकार एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर एक लाइन में मैं आपको समझाना चाहूँ तो कई बार ऐसा होता है कि सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। मैंने देखा है ऐसा, और आपने भी देखा होगा कि सूखी लकड़ियों के साथ कुछ गीली लकड़ियां डाल दी जाएं तो वो भी जल जाती है। जब हमारा आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है तो निश्चित तौर पे हम तो खत्म होते ही होते हैं, हमारे साथ साथ बहुत सारे नेटवर्किंग में जो एक बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों को भी हम खत्म कर देते हैं जब हमारा आत्मविश्वास जो है अहंकार में बदल जाता है। आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अहंकार बहुत घातक चीज़ है। मैं मान सकता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि एक लीडर जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव है, कई सालों का उसको नेटवर्किंग का जो तजुर्बा है वो उसको शेयर करना चाहिए, लेकिन स्थिति देखनी चाहिए कि कैसी स्थिति में। मैं आज देखता हूं तो मैक्सिमम कई लीडर्स को मैंने देखा कि वो अपने आत्मविश्वास को अहंकार के रूप में लोगों को डराने के लिए प्रयोग करते हैं, लोगों को डराने के लिए कि मेरे पास ये अनुभव है, मेरे पास ये तजुर्बा है, मैं इतने साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तू मेरे को क्या सिखा रहा है। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती है, मेरे साथ भी होती थी जब शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में आया था, थोड़ा थोड़ा मेरे पास अनुभव था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे को ही आता और किसी को नहीं आता, और मेरा आत्मविश्वास भी अहंकार में कई बार परिवर्तित हुआ है और उसके दुष्परिणाम मैंने भुगते हैं। कोई शक नहीं है कि ज़मीनी स्तर पे चीज़ें सीखी हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसीलिए कि आत्मविश्वास जब अहंकार में परिवर्तित होता है तो उसके परिणाम जो है बड़े घातक होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सूखी लकड़ी के साथ कई बार गीली लकड़ी भी जल जाती है। मैं खुद आज महसूस करता हूँ कि शायद कुछ ऐसे लोगों को मैंने अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में खो दिया जो बहुत अच्छा कर सकते थे, वो इस वजह से खो गए क्योंकि किसी वक्त जो है मेरा आत्मविश्वास अहंकार में परिवर्तित हो गया। और अहंकार जब आता है तो एक व्यक्ति को खुद को नहीं पता होता कि वो अपने आप को भी खत्म कर रहा है और कुछ लोगों को भी खत्म कर रहा है। तो दोस्त आपसे मैं कहना चाहूँगा, आत्मविश्वास अपना प्रबल रखिए, आत्मविश्वास को बनाए रखिए, लेकिन उसको अहंकार में परिवर्तित मत होने दीजिए। आजकल रामायण की काफ़ी चर्चा करते हैं, काफ़ी लोग उसके बारे में अलग अलग सेशंस में बात करते हैं। तो एक छोटा सा वाक्य रामायण से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है, मतंग ऋषि होते थे जिन्होंने जो है हनुमान जी को बचपन में एक श्राप दिया कि वो अपनी ताकत को भूल जाए, और वो इसलिए दिया कि क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें बच्चे जैसे हरकतें करते हैं तो उनमें जो है अपनी ताकत को जो है जाया कर रहे थे। तो उस चीज़ को देखते हुए मतंग ऋषि ने जो है उनको श्राप दिया कि वो जो है अपनी ताकतों को भूल जाए। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जब बचपन में हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स कोई भी काम हम करते हैं, नहीं ये तेरे को नहीं करना, इससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनको पता होता है कि उनके बच्चे में टैलेंट है, उनके बच्चे में ताकत है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि इस वक्त
उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है, इस वक्त उसको थोड़ा सा रोकना जरूरी है। सही समय आने पे जो है ये इन चीज़ों का प्रयोग करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये सबके साथ होता है। और जैसा कि रामायण में देखा कि जब एक वक्त आता है कि जामवंत जो है हनुमान को उसकी ताकतों के बारे में याद दिलाते हैं, यानी कि उसे स्मरण करवाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या ताकतें हैं। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, कोई ना कोई जामवंत आता है और किसी एक नए नेटवर्कर को, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, उसको आकर याद दिलाता है कि उसकी ताकत क्या है। नो डाउट हर व्यक्ति के जीवन में एक जामवंत होता है जो उसकी ताकतों का उसको एहसास करवाता है। लेकिन जब ताकतों का एहसास करवा रहे हैं तो उस समय आपका आत्मविश्वास जो है वो झलकना चाहिए, आपका अहंकार नहीं झलकना चाहिए। क्योंकि जब अहंकार झलकेगा तो उस समय आप उसकी ताकतों को बताने के साथ साथ उसके मन में एक डर भी पैदा कर रहे हैं, जो डर आने वाले समय में उसको ज़्यादा ग्रो करने नहीं देगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आत्मविश्वास और अहंकार थोड़ा सा फर्क है, दोनों चीज़ों में हल्का सा फर्क है। लेकिन आत्मविश्वास जितना ताकत आपको दे सकता है, अहंकार उतना ही जल्दी आपको ख़त्म कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना आत्मविश्वास दिखाएं, अपनी टीम में प्रदर्शित करें, लेकिन अहंकार ना दिखाएं, क्योंकि अहंकार जो है बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोगों से मैंने सुना है कि बुद्धिमान लोग अक्सर छोटे ही होते हैं। और छोटे लोग जो बन के रहते हैं, छोटे मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि हैसियत में छोटे होते हैं या बच्चे होते हैं, कहने का अर्थ ये है कि वो अपने अनुशासन में छोटे होते हैं, यानी कि वो इज्जत करना जानते हैं, लोगों के सामने झुकना जानते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना जानते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए संकल्पित रहते हैं। वो छोटे लोग होते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा छोटे होते हैं। और अहंकारी लोग जो है वो चाहे अपने आप को कितना ही बड़ा प्रदर्शित कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं, देखो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कई बार जब मेरे अंदर भी अहंकार आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी, लेकिन जब अहंकार आता है तो मैं खुद अंदर से गिल्टी फील करता हूँ, मुझे खुद बड़ा खराब सा लगता है मन से। तो नो डाउट कोई भी व्यक्ति जिसके साथ ऐसा होता है उसको भी लगता होगा। तो जब लगता है मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो मैं एक बार सोच के देखूँ, इमेजिन करके देखूँ कि यार मेरे व्यवहार से मैं खुद कई बार लज्जित हो जाता हूँ, मैं खुद कई बार गिल्टी महसूस करता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति जो है मेरे से इंप्रेस कैसे हो सकता है, दूसरा व्यक्ति जो है मेरे से कनेक्ट कैसे हो सकता है। यानी कि मेरा आत्मविश्वास जब अहंकार में परिवर्तित हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे व्यक्ति को कैसे अच्छा लग सकता है। एक बार थोड़ा सा एनालाइज करके देखिएगा, अपने आप को चेक करके देखिएगा दोस्त। आत्मविश्वास बहुत ही बलशाली चीज़ है, आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकती है, लेकिन अहंकार आपको बहुत बड़े लेवल से ज़मीन पर भी ला सकता है। ऐसा मैंने देखा है और उसका प्रत्येक उदाहरण आजकल रामायण आप देख रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, रावण से ज़्यादा ज्ञानी पुरुष आज तक पृथ्वी के ऊपर नहीं हुआ। यानी कि ज्ञान का भंडार था, अलग अलग विद्याओं में वो जो है वो निपुण था। जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके बारे में, जितना मैंने पढ़ा है, या आप भी आजकल रामायण देख रहे होंगे, उसमें भी आपने कई इवन दैट देवताओं से सुना होगा कि रावण जो है बहुत ही ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान का भंडार है। उसको कई देवताओं ने रोका भी कि आप ऐसा कर रहे हैं इतने ज्ञानी होकर। ऐसे कई जो है डायलॉग्स मैंने सुने हैं। यानी कि इस पृथ्वी पे आज तक सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति रावण हुआ और उसका भी पतन हुआ। कारण क्या था? अहंकार। अहंकार की वजह से वो खत्म हो गया। अगर वो अहंकार उसके अंदर नहीं आता तो रावण आज राम से ज़्यादा कहीं पूजा जा सकता था, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आज तक सबसे ज्ञानी व्यक्ति, पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, और आज उसको जो है लोग एक गलत नज़रिए से देखते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मात्र क्या है? उसका अहंकार। तो दोस्त मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बनाए रखना चाहिए। अहंकार जो है वो आपको ख़त्म कर सकता है। अपनी टीम के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपना आत्मविश्वास रखना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए। मैं मान सकता हूं कि कई बार जो है आपको अपना बड़ा रूप दिखाना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह होती है अनावश्यक रूप से जो है उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास कब अहंकार में बदल जाए हमें भी पता नहीं चलता है। और एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए नेटवर्कर, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक नेटवर्कर जो है वो एक बहुत ही मैं ये कह सकता हूँ कि आदर्श व्यक्ति होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जिम्मा उसके ऊपर होता है। बहुत सारी फैमिलीज़ के सपने उससे जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें उससे जो है लगी होती हैं। और एज ए नेटवर्कर हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कभी अहंकार नहीं दिखाना है। हमेशा जो है पोलाइटली, अच्छे से, प्यार से, तरीके से अपनी टीम के साथ एक फैमिली की तरह ट्रीट करें, उनके ऊपर एक बॉस की तरह काम न करें।
क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि कुछ नेटवर्कर जो हैं, कुछ साथी मेरे, मैं किसी का इंडिविजुअली नाम नहीं लेता, वो अपनी टीम के साथ एक बॉस की तरह बिहेव करते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जो है एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है। सभी यहाँ पे अलग अलग विचारों के टैलेंटेड लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और टैलेंटेड लोग जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो नो डाउट मेरी टीम में एक बंदा जो नया आया है, उसके अंदर मेरे से कुछ एक अलग टैलेंट हो सकता है, वो मेरे को सिखा सकता है, वो मेरे को गाइड कर सकता है। तो मुझे उसकी गाइडलाइन लेनी चाहिए, मुझे उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो मैं बोलता हूँ वही फाइनल है, मैं जो बोलता हूँ वही सही है, मैं जो बोलता हूँ वही जो है सर्वोपरि है। इस डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है दोस्त। बहुत सारे नए नए लोग आके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सिखाते हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। और सीख हम तभी सकते हैं जब अहंकार को एक साइड में रखें, अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखें, और यह आत्मविश्वास आपके और आपकी टीम के बहुत काम आने वाला है। तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा, लक एंड प्रैक्टिस। किस्मत और प्रैक्टिस, अभ्यास। कई सेशन सुने मैंने अभी लगातार जो सुन रहा था, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स जो लाइव आ रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत सारे लीडर्स को सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मैं एलेक्सियंस को ही सुनता हूँ, मैं अलग अलग लीडर्स जो भी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े, नेटवर्किंग से जुड़े, जब भी मुझे मौका मिलता है उनसे लाइव सुनने का तो मैं उनको सुनता हूँ। और उनको सुन के मैंने एक डिस्कस निकाला इस पॉइंट के ऊपर कि किस्मत और प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं कि यार उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कंपनी में शुरू में जुड़ गया और उसके पास एक लेवल आ गया। बोलते कई लोग ऐसा, किस्मत अच्छी थी। दोस्त मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक जो खिलाड़ी होता है वो किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, एथलीट हो सकता है, रेसलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्पोर्ट में वो इन्वॉल्व है। एक खिलाड़ी जो है रोजाना 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करता है, 8 से 10 घंटे, 10-12 साल लगातार। एक व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कि एक खिलाड़ी है वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा है, किसी भी खेल से जुड़ा है, वो रोजाना 8 से 10 घंटे अभ्यास करता है और 10-12 साल तक लगातार करता है। किस चीज़ के लिए? किसी भी एक बड़ी स्पर्धा में, किसी भी एक बड़े कंपटीशन में एक गोल्ड मेडल के लिए। और जब उसको गोल्ड मेडल मिलता है और एक व्यक्ति उसके पास में खड़ा हुआ ये बोलता है कि इसकी किस्मत अच्छी थी, तो दोस्त यहाँ पे किस्मत अच्छी थी या उसका अभ्यास अच्छा था? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसके अभ्यास की वजह से उसको गोल्ड मेडल मिला है, किस्मत की वजह से नहीं मिला। तो बहुत सारे लीडर्स इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी है इसलिए उस लेवल पे है, उसकी किस्मत अच्छी है उसके पास इतना अच्छा पे आउट आता है, उसकी किस्मत अच्छी है कि अच्छी गाड़ी में चलता है, उसकी किस्मत अच्छी है कि उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है। नो, उसके पिछले 5, 7, 10, 12 साल का बैकग्राउंड देखिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसका अभ्यास अच्छा है, उसकी वर्किंग अच्छी है, इसकी वजह से आज वो है, लक की वजह से नहीं है। जो व्यक्ति वेल मेंटेन प्रैक्टिस करता है, ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करता है, अनुभव लेता है, उसी के पास कामयाबी आती है। उसको आप किस्मत नहीं बोल सकते। आप क्या कर रहे हैं वो आपको दिखता है। देख के देखिए एक बार। एक छोटी सी बात मैं पढ़ रहा था एक बुक में कि सूरदास जी जो है रोजाना मंदिर जाते थे और उनसे किसी एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि जनाब आपको दिखाई नहीं देता तो भगवान को जब आप देख ही नहीं सकते तो रोजाना मंदिर आने का क्या औचित्य है? सूरदास जी से पूछा गया कि रोजाना आप मंदिर आते हैं, आपके आंखें नहीं है, आप देख नहीं सकते, भगवान को आप देख ही नहीं सकते, तो मंदिर किस लिए आते हैं? तो सूरदास जी ने बहुत एक अच्छा जवाब दिया था कि मैं नहीं देख सकता, ये सही बात है, लेकिन भगवान तो मुझे देख सकता है, वो तो मुझे देख रहा है, इसलिए आता हूँ। तो दोस्त आप सबसे छुपा सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उस ऊपर वाले से नहीं छुपा सकते, अपने आप से नहीं छुपा सकते। दूसरों को ये बोल के कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसको मिल गया, ये सिर्फ आप अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन सही बात यह है कि उनको प्रैक्टिस से मिला है, काम करने से मिला है। आपको भी काम करना पड़ेगा तो आपकी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन केवल मात्र ये कह के टाल देना कि उस व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी इसलिए उसको मिल गया और मेरे को नहीं मिला क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। दोस्त किस्मत जो है पार्ट अदा करती होगी जीवन में, मैं मान सकता हूँ, थोड़ा बहुत काम करती होगी, 1%, 2%, लेकिन 100% नहीं करती।
100% अगर कोई काम करती है चीज़, तो वो आपका काम, आपका वर्क जो है वो करता है। आपकी वर्किंग जो है वो डिसाइड करती है कि आप क्या करती है, कि आपके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। आपकी वर्किंग डिसाइड करती है कि एक्चुअल में जो टारगेट्स आप लेके चल रहे हैं उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किस्मत कभी भी डिसाइड नहीं करती। और कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन हमेशा याद रखें कि दो व्यक्ति लगातार आपको देखते हैं, एक वो ऊपर वाला और एक आप खुद। और जिस दिन आप खुद अपने काम का आंकलन करने लग जाएंगे, आप खुद ये कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि आप एक्चुअल में वर्किंग क्या कर रहे हैं, उस दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी वर्किंग के अनुसार आपके पास चीज़ें आ रही हैं, किस्मत से नहीं आ रही। अगर किस्मत से चीज़ें आ सकती हैं तो दोस्त एक काम करके देखिए कि महीने भर जो है घर के किसी एक कोने में चारपाई डालिए और उस पर लेट जाइए, क्या कुछ मिल पाएगा। चेक करके देखिए। अगर किस्मत काम करती है तो एक महीने करके देखिए प्रैक्टिकली। कुछ मत कीजिए, घर के कोने में चारपाई डाल के सो जाइए। 2 दिन कटेंगे, 3 दिन कटेंगे, 4 दिन कटेंगे, 5 दिन कट जाएंगे, 10 दिन कट जाएंगे। 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद घर के सदस्य आपको बोलना शुरू कर देंगे कि कुछ काम कर। काम करेगा तो भोजन मिलेगा, काम करेगा तो ये सर्विसेज मिलेंगी। लक नहीं, वर्क, प्रैक्टिस। काम कीजिए, काम। प्रैक्टिस मैटर करती है। किस्मत से किसी को थोड़ा बहुत कुछ मिल सकता है बाई चांस, लाइफ टाइम के लिए कुछ नहीं मिल सकता किस्मत से। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप एक अच्छे घर में पैदा हुए, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसमें किस्मत काम करती है। बट आपका सपना एक बड़े घर का है, सपना एक बड़ी गाड़ी का है, एक अच्छी लाइफस्टाइल का है, तो वहाँ पे किस्मत नहीं, आपकी प्रैक्टिस काम करेगी, आपका वर्क काम करेगा। काम कीजिए, काम से वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपने सोच रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लक के भरोसे मत बैठिए और दूसरों को ये संकेत देकर कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए आज वो कामयाब है, ये सिर्फ अपने आप को बहलाने का एक अच्छा तरीका है, अपने आप को संतुष्ट करने का एक तरीका है। आपके सपनों को पूरा करने का ये तरीका नहीं हो सकता। आपके सपने अगर पूरे आप करने हैं तो आपको वर्किंग में आना पड़ेगा। आपको कुछ आदतें अपने अंदर जो है डालनी पड़ेंगी, कुछ आदतें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ नई डालनी पड़ेंगी, कुछ सीखना पड़ेगा, तब आप जो है ग्रो कर पाएंगे, तब अपने सपनों को आप पूरा कर पाएंगे। चौथा पॉइंट जिसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करूंगा, विश और विल, इच्छा और इरादा। थोड़ा सा अंतर है। विश बहुत सारे लोगों की होती है। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशंस में बात करता हूं कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है। एक भिखारी की भी इच्छा है कि उसके पास एक शानदार गाड़ी हो और उस गाड़ी में बैठ के वो घूमते घूमते भीख मांगे। ऐसी इच्छा होती है भिखारियों की। हर व्यक्ति की है इच्छा, छोटी बड़ी सबकी इच्छाएं हैं। कई लोग तो इतने तक सोचते हैं कि मैं रात को सोऊंगा, सुबह उठूंगा तो तकिए के नीचे जो है 1 लाख रुपए रखे हुए मिलेंगे। ऐसा भी मतलब इच्छाएं रखते हैं लोग। आप रखते हैं कि नहीं रखते पता नहीं, मैं तो कई बार सोचता हूँ। तो हर व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन इच्छा जितनी जल्दी उत्पन्न होती है उससे थोड़े समय में खत्म भी हो जाती है। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ मेरी ट्रेनिंग्स में कि इच्छा एक ऐसी चीज है जिसकी भारत में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती है। यानी कि लोग सोचते हैं, इच्छा पालते हैं, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा मकान होगा, अच्छा जो है लाइफस्टाइल होगा, अच्छे अच्छे लोगों में मैं बैठूंगा, बहुत सारे लोग मेरे को सुनेंगे। सोचता है 1 मिनट और 1 सेकंड में खत्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद ही सोच रहा हूं कि ऐसा ऐसा होगा और 1 सेकंड में मेरे अंदर से मैं बोल रहा हूं नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। इच्छाएं बहुत उत्पन्न होती हैं और सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या इंडिया में इच्छाओं की होती है। हर व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है लाइफ में, हर व्यक्ति बहुत कुछ लेना चाहता है, हर व्यक्ति की बहुत इच्छा है कि किसी दूसरे के पास जो चीज़ दिख रही है उससे बेहतरीन उसके पास होनी चाहिए। ऐसी इच्छा हर व्यक्ति की है, लेकिन हर 1 मिनट में एक इच्छा उत्पन्न होती है तो हर 1 सेकंड में एक इच्छा मार दी जाती है। लेकिन विल, इरादा, दृढ़ इच्छा जो लोग पाल लेते हैं, जो दृढ़ इच्छा ले लेते हैं, जो इरादा बना लेते हैं, वो कभी भी जीवन में फेल नहीं होते। जो इच्छा से एक कदम आगे निकल के इरादे पे चले जाते हैं, उनको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने अक्सर सुना है कि प्रेशर में, दबाव जब पड़ता है जीवन में, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पे, आप किसी भी फील्ड में हैं, जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो इच्छा तुरंत खत्म हो जाती है। इच्छा भाग जाती है, तुरंत दौड़ पड़ती है, नहीं 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 नहीं, जैसे प्रेशर पड़ा, नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन इरादा और मजबूत हो जाता है जब प्रेशर पड़ता है।
जब प्रेशर पड़ता है तो इरादा और मजबूत हो जाता है। अगर आपने इरादा कर रखा है तो निश्चित तौर पे कितना ही बड़ा प्रेशर आपके ऊपर पड़ जाए, कितना ही बड़ा दबाव आपके ऊपर पड़ जाए, कितनी विकट स्थिति आपके ऊपर आ जाए, आप हमेशा उसको पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि आपका इरादा है और आप अंदर से ये सोचना, फीलिंग लाना शुरू करते हैं। एक पॉजिटिविटी इंटरनली आप अपने आप क्रिएट करते हैं कि इससे विकट स्थिति भी आ गई तो भी मैं अपने इरादे से पीछे नहीं हटूंगा, इसको पूरा करके मानूंगा। ये इच्छा और इरादे में एक बहुत बड़ा फर्क है। और दोस्त, इच्छाओं तक सीमित मत रहिए, इच्छा को इरादे में परिवर्तित कीजिए, क्योंकि इरादे आपके मजबूत हैं तो बड़े से बड़ी ताकत, विकट स्थिति आपको जो है भ्रमित नहीं कर सकती, आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो केवल इच्छा तक सीमित ना रहें, इरादे तक पहुँचे। एक छोटी सी मैं कहानी सुन रहा था, शिव खेड़ा जी को परसों या कल या परसों जब मैं सुन रहा था, एक स्पीच उनकी सुन रहा था, एक बहुत अच्छा जो उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा था इस चीज़ को लेकर कि इच्छा और इरादे में कितना बड़ा फ़र्क है। एक वो जो मार्शल आर्ट के खिलाड़ी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि मार्शल आर्ट का एक खिलाड़ी था जो फिजिकली फिट नहीं था, यानी कि डिसेबल्ड, तो डिसेबल्ड की कैटेगरी में था वो। और कमाल की बात ये थी कि उसका एक पैर जो है पैरालिसिस था और उसके बावजूद वो ओपन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी कि मार्शल आर्ट की ओपन मीन्स कि वो डिसेबल्स के साथ नहीं खेल रहा था, डिसेबल्स के साथ कम्पिटिट नहीं कर रहा था, वो सभी जो स्वस्थ हैं, जिनके दोनों पैर ठीक हैं, उस कैटेगरी में फाइट करने के लिए उसने जो है अप्लाई कर रखा था। यानी कि एक पैर से पैरालिसिस, एक पैर उसका पैरालाइज है, उसके बावजूद वो ओपन चैंपियनशिप में, मार्शल आर्ट की ओपन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो किसी ने उससे प्रश्न पूछ लिया कि सर आपका जो है एक पैर पैरालाइज है, आप पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, तो आप डिसेबल्स की कैटेगरी में फाइट करने की बजाय ओपन फाइट क्यों कर रहे हैं? यानी कि एक व्यक्ति जो दोनों पैरों से मजबूत है, आपका एक पैर जो है मजबूत नहीं है, आप उससे किस प्रकार भिड़ पाएंगे? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बताया कि जिसके दोनों पैर सही हैं, स्वस्थ हैं, वो जो है एक लिमिटेड दायरे तक ही उन पैरों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन मेरा एक पैर जो पैरालिसिस है, इसको जो है मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, इसके ऊपर किसी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं है। और ये मार्शल आर्ट में मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, जिससे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति को भी आसानी से हरा सकता हूँ। अब इसके उस जवाब में जो साफ साफ चीज़ झलक रही है, वो झलक रही है उसका इरादा। इच्छा तो उसकी पूरी हो सकती थी, डिसेबल्स के साथ फाइट करता और जीत सकता था, लेकिन वो स्वस्थ व्यक्ति के साथ, स्वस्थ खिलाड़ी के साथ, उससे मजबूत खिलाड़ी के साथ फाइट करने के लिए तैयार है। तो उसका रीज़न सिर्फ एक है, उसके अंदर एक इरादा है कि मेरे को अपनी कमजोरी को ही ताकत बना के अपने आप को प्रूव करना है। ये फ़र्क है एक इच्छा में और इरादे में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्त, इरादा जो है प्रेशर पड़ने पे और मजबूत होता है, और इच्छा जो है प्रेशर पड़ने पे हाथ ऊपर कर देती है, भाग लेती है कि नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग रोज़ सपने देखते हैं, बहुत सारे नेटवर्कर्स को मैं देखता हूँ जब शुरू में एंट्री करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो शुरू में वो बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हिला दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और फिर देखने को मिलता है कि 3-6 महीने बाद गायब हो जाते हैं। उसका रीज़न कुछ इच्छाओं के साथ आते हैं, वो दूसरों के किराए पे लिए गए सपनों को लेकर आते हैं, वो खुद के सपने नहीं होते, इच्छाएं, इरादे नहीं बन पाती, इस वजह से वो डायरेक्ट सेलिंग से बाहर हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर हो जाते हैं। तो मैं एक ही संदेश आपको देना चाहूँगा दोस्त, आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर नए हैं या जितने लीडर्स मेरे को सुन रहे हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपनी टीम और अपने इरादे बनाओ, इरादे मजबूत करो, इच्छाओं तक सीमित मत रहो, क्योंकि इच्छाएं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, विकट स्थिति में हाथ ऊपर करके भाग जाती हैं, लेकिन इरादे मजबूती के साथ टिके रहते हैं। आज अपने सेशन को मैं ख़त्म करूँ उससे पहले एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहूँगा कि पहला पॉइंट मेरा, मैंने आपसे बात की कि ड्रीम और हायर ड्रीम, सपने और किराए के सपने में बहुत अंतर है। किराए के सपनों के साथ स्ट्रगल मत कीजिए, मैं उस जैसा बन जाऊँगा, उस जैसी गाड़ी ले लूँगा, उस जैसा मकान ले लूँगा, नो, ये किराए का सपना है। आपका अपना सपना होना चाहिए जिसमें आपकी अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, आपके अपने इमोशन सोल्व हों, और उन सपनों के साथ जब आप उतरेंगे तो नो डाउट कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, आप 100% कामयाब होंगे। एक व्यक्ति पीछे सिर्फ इसलिए हटता है क्योंकि वो किराए के सपनों पे काम कर रहा हो, तो किराए के सपनों को लेके कभी सीरियस नहीं हुआ जा सकता।
अपने खुद के सपने होंगे, आपके खुद के इमोशंस होंगे, आपके खुद के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके पास डिजाइंड होंगे, तो आप कामयाब हो सकते हैं। उनको लेकर आप सीरियस हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे बात की, आत्मविश्वास और अहंकार। गंभीरता से लेना दोस्त इस बात को कि आत्मविश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको मजबूत बनाती है, आपकी टीम को मजबूत बनाती है, लेकिन कभी भी अपने आत्मविश्वास को अहंकार में परिवर्तित मत होने देना, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कई बार सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ियां जल जाती हैं। मेरे अहंकार की वजह से कोई एक व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल तक जा सकता था, जो मेरे को भी बहुत मजबूत बना सकता था, जो मेरा भी वर्चस्व बढ़ाता और अपना भी वर्चस्व बढ़ाता, मेरे अहंकार की वजह से मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ कई बार। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मैं आत्मविश्वास से ऊपर जाके अहंकार में ढल जाता हूँ। और अहंकार आपको बॉस बनाता है, आपको एक अच्छा लीडर नहीं बनाता। और बॉस डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते। डायरेक्ट सेलिंग इंडिपेंडेंट बिजनेस है। यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, टीम होती है, यहाँ पे एक दूसरे से सीखना होता है, एक दूसरे को सिखाना होता है, और इसी प्रोसेस की वजह से हम रोजाना ग्रो करते हैं। यहाँ पे सीखने के लिए किसी प्रकार के कोर्सेज नहीं लेने पड़ते, किसी प्रकार की क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती। हम चलते चलते अपनी टीम से, अपने सीनियर्स से सीखते रहते हैं, और सीखते सीखते हम ग्रो करते रहते हैं। और सीख तभी सकता है एक आदमी जब उसके अंदर आत्मविश्वास होगा। अहंकारी आदमी सीख नहीं सकता। तो कभी भी अपने अंदर अहंकार पैदा न होने दें, क्योंकि अहंकार, आप अगर आत्मविश्वास के साथ एक बड़े लेवल तक पहुंच गए हैं तो अहंकार आपको कुछ घंटों में उससे नीचे गिरा देगा। तो इसलिए आत्मविश्वास को बरकरार रखें, अहंकार से दूर रहें। तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे बात की, लक और प्रैक्टिस। किस्मत कभी कभी काम आ सकती है, किस्मत आपकी काम कर चुकी है, आप एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं, आपके पास अच्छे पेरेंट्स हैं, आपके पास अच्छी फैमिली है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, ये किस्मत कर चुकी है आपके लिए। अब आपको काम करना है, वर्किंग, प्रैक्टिस। किस्मत के भरोसे मत बैठिए, ये कह के अपना पल्ला मत झाड़िए कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसको मिल गया, मेरी किस्मत खराब है। दोस्त, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपके वर्किंग का जो पैटर्न है वो तैयार नहीं है, आपके वर्किंग का जो शेड्यूल है वो तैयार नहीं है। उसको तैयार कीजिए, उस काम करना शुरू कीजिए। नो डाउट आप कामयाब 100% होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और चौथा जो पॉइंट मैंने आपसे बात की कि विश एंड विल, इच्छा और इरादा। इच्छाओं तक सीमित मत रहिए, उनको इरादों में परिवर्तित कीजिए। इरादे अगर आपने ले लिए, इरादे आपके हैं, तो नो डाउट विकट से विकट स्थिति में आप और मजबूत होते जाएंगे, अपने आप को कामयाब बनाएंगे, बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाने का एक स्रोत बनेंगे, एक माध्यम बनेंगे। यदि आपके इरादे मजबूत हैं तो मजबूत इरादों के साथ काम कीजिए। और जैसा कि आज मेरी बातचीत का समय लगभग पूरा हो चुका है, कल फिर इसी वक्त 12 बजे मैं आपसे फिर कनेक्टेड रहूँगा एक नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स से उसके बारे में डिस्कस करके आपके साथ मैं बातचीत करूँगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी प्रकार का सुझाव आपका, या किसी भी प्रकार की अच्छी जानकारी आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस की उसके संबंध में आप देना चाहें तो मैं इंतज़ार करूँगा। आप मेरे को मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी इस फेसबुक ID के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेरे को वॉइस कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके सुझाव सुनकर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो 4 चीज़ें मैंने आज आपसे डिस्कस की, इसमें कुछ बेहतरीन और अच्छी बातें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ जो बातचीत मैंने आज आपके साथ की है वो कहीं ना कहीं 1-2% जो है आपके काम आ सकती है, ऐसा मेरा उद्देश्य है। और कल फिर 12 बजे आपके साथ जो है मैं फिर से लाइव कनेक्टेड रहूँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि रेगुलर जब तक लॉकडाउन चल रहा है उस दौरान मैं आपके साथ रेगुलर इस समय बातचीत करूँ। आप सभी ने मेरे को इतने प्यार से, ध्यान से सुना, बहुत अच्छा मुझे लगा। और हमेशा मैं बड़ा उत्साहित होता हूँ, मेरे अंदर से जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जब आप सभी जो है मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि नो डाउट आप जो है मेरे को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। और एनर्जी लेवल जो है वो मेरा बहुत हाई हो जाता है जब मैं आप में से किसी को भी देखता हूँ या बात करता हूँ। तो रेगुलर कनेक्टेड रहें, बातचीत करते रहें। कल दोबारा फिर 12 बजे आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। सुपर एलेक्स, गुड मॉर्निंग इंडिया। थैंक यू।